मैं इनका कर्ज कभी नहीं चुका सकती, पर आज तक मैंने इनके लिए कभी कुछ नहीं किया जिसकी वजह से इनकी खुशी की वजह मैं बन सकूं। पर जब मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आया, ये सुनकर ये शायद लाइफ की इनको सबसे बड़ी खुशी मिली उस दिन मुझे लगा कि मेरा बेटी होना सफल हो गया आज। पुंडरी ब्रांच में पढ़ती थी ये लड़की। मेरी सुबह जो है इसके 2-3 बार मैसेज आए हुए थे, सर मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया। वो नंबर दब जाते हैं असल में। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? सुधा। ये लड़की 1.5 साल पढ़ी थी, मैंने सही बताया? ये 17.5 साल की उम्र में ICS में आई थी। 17.5 साल की उम्र में ICS में आके 1.5 साल पढ़ के अब ये दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड है। उम्र है 19 साल। अब 2 बातें हैं, देखो 2 बातें। बहुत सारे लोग हैं ना मेरे को ऐसा बोलते रहते हैं, बोला परिमल सर डिग्री के पीछे पड़े रहते हैं। इसके साथ पढ़ने वाली कुछ लड़कियां कॉलेज में गई होंगी, अब वो 2nd ईयर में चल रही होंगी, तो बार हाँ, और तेरे पास तो डिग्री और नौकरी दोनों हो गई ना ICS में आने के कारण। अब कॉलेज में जाते तो सिर्फ डिग्री आती। ये डिफरेंस है। आप टारगेट क्या ले रहे हैं, ये बात मैंने है ना जैसे बहुत पहले चलाई थी है। मैंने एक लाइन बोलता था जैसे सिर्फ डिग्री या सरकारी नौकरी भी। तो अब इस लड़की के साथ जब ये 3 साल 12वीं करके पास होंगे तो इसके पास नौकरी भी होगी और डिग्री भी होगी, तब तक तो ट्रेनिंग भी पूरी हो लेगी। दिल्ली पुलिस में हर महीने की सैलरी 40,000 रुपये से ज़्यादा है, 50 लगा लेते हैं, गुणा 12 करें तो 6 लाख, और 1.5 साल अभी बचा हुआ, तो 1.5 साल जब तक ग्रेजुएशन होगी तब तक 9-10 लाख रुपए कमा लेगी, ट्रेनिंग पूरी और करियर स्टेबल। ये ICS में और ICS के अलावा कहीं और पढ़ने में ये डिफरेंस है, हाँ या ना? तो बहुत बच्चे ऐसे बोलते रहते हैं कि परिमल सर डिग्री के पीछे पड़े रहते हैं। अब जितने लोग MA करके आए हुए हैं तो 12वीं क्लास के बाद उन्होंने 3 साल BA में और 2 साल MA में लगाने के बाद फिर वही ढाक के 3 पात आरना, तो फिर नौकरी के लिए यही पड़ गया, हाँ या ना? वेरी गुड। और ये काम अब हम लोगों ने जो है उससे छोटे लेवल पर भी, अब तो जो है 3री क्लास से हमारे पास पढ़ाई स्टार्ट है। जो बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं हमारे पास, तुम्हारे बीच में ही बैठते थे। जो 9वीं और 11वीं के बच्चे थे वो तुम्हारे से ज्यादा ज्ञान रखते थे, कम? ये रियलिटी है, हाँ या ना? अब जो बच्चे शुरुआत से हमारे पास पढ़ेंगे तो उनका ज्ञान तुम्हारे से ज्यादा होगा, और 18 साल की उम्र में सीधे भिड़ते ही सरकारी नौकरी, 12वीं पास सरकारी नौकरी, हाँ या ना? तो ये डिफरेंस है। तो हर आदमी को, जैसे कुछ लोगों के घर में खूब पैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ लोगों को लगता है कि मुझे जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी नौकरी लगना चाहिए। तुम्हें पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत आई कभी? जो पढ़ाते थे सही काम आया? वेरी गुड, हमारी हर बात मानते थे, कभी भी गैप नहीं किया। अब 2 बातें हैं बेटा, देखो 2 बातों में एक वे इन्हीं के साथ पढ़ने वाले कुछ लोग रह गए होंगे। वो क्या कहते होंगे? बोला मास्टर जी पढ़ाते कम है, बातें ज्यादा करते हैं, हाँ या ना? अब इन्होंने बातें और पढ़ाई दोनों चीजें पूरी की, तो रिजल्ट इसका मैं मानूं या जो फेल हो गए उनकी मानूं, हाँ या ना? तो हमेशा सफल आदमी की बात मानी जाती है, जो फेल रह गए उनका क्या? ऐसे कुछ लोग करते हैं मेरे पास भी कि अब पेपर का टाइम है, आप बातें ज्यादा करते हो, और अगर अब में साहस है तो इसको स्टेटस पर लगाओ। मैं स्टेटस पर क्या लगाना, क्लास में बोलूंगा। और कहो तुम लोग कि ज्यादा हमारा टाइम खराब होता है, तो 1 हफ्ते का टाइम ये चैप्टर पूरा, 3 महीने का टाइम तो ये पूरा, 1-1.5 साल में पूरा कोर्स हो जाता है। अब एक बार करते ही नौकरी लगनी है या 2-3 बार करके, ये प्रीवियस नॉलेज पर डिपेंड करता है। अब इनका नाम लेकर के, इस लड़की का नाम लेकर के इसके गांव में बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सारी लड़कियों को ताने मारते होंगे। अब उन बच्चों को अपने माँ बाप को कहना चाहिए कि इस लड़की के माँ बाप ने जो किया, क्या तुमने किया? इन दोनों लोगों ने इस लड़की को हमेशा कहा होगा बेटा ध्यान से पढ़ना, बेटा टीचर्स की बातें सुनना,
जैसा टीचर्स बोले वैसे करना। ये हर रोज घर से माँ बाप संस्कार देके जिस बच्चे को भेजते हैं वे सारी बातें सुनते हैं और वे बच्चे सफल होते हैं। और जो माँ बाप अपने आप ही नेगेटिव हैं, दुकान खोल रखी है, कभी किताब ले लो, कभी ऐप ले लो, कभी पढ़ाई कर लो, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो। अब जो माँ बाप नेगेटिव करके बच्चे को भेजेंगे वो पॉजिटिव रिजल्ट कैसे देंगे? जो मैंने बोला समझ में आया? तुम्हें कैसे पता चला था बेटा ICS का? सर मैं जब प्लस 2 क्लास में थी तो मेरी फ्रेंड थी, वो उनकी बहनें दो सर ऐप से पढ़ रही थी। अच्छा, तो उनकी बुक्स लेने आते थे सर हम कभी। अच्छा, कभी कभी बुक्स लेने आते थे। फिर उन्होंने बताया कि 12th क्लास के बाद कहीं मत जाना, सेंटर में आना। सर जिस दिन डेमो लिया उस दिन पता चल गया कि यही जगह थी जिसकी मुझे जरूरत थी। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इस बात पर। अब जो लड़कियां ऐप पर पढ़ती थी वे लग गई या अब भी पढ़ रही है? सर वो अब रेगुलर आने लग गई सेंटर। अब वे रेगुलर आने लग गए। मैं जो बोलता था कि ऐप के भरोसे जो घर पर बैठे हैं, देखो इससे ज्यादा लाइव एग्जांपल क्या दूं। इसकी फ्रेंड की 2 बहनें ऐप पर पढ़ती थी, ये किताबें लेने सेंटर में आती थी, तो सेंटर वालों ने किताब लेने के बहाने तो इनसे बात की होगी 12वीं करते ही यहाँ आ जाना। अब ये पहुंच गई, ये ऐप के भरोसे नहीं बैठी रही, अब ये नौकरी लगी, वे रेगुलर अब आने लगी है। अब मेरी बात को बताओ कि परिमल सर गलत बोलते हैं? ऐप तुम्हें सपोर्ट करने के लिए है, कॉम्बिनेशन चाहिएगा। सेंटर में पढ़ के ऐप के ऊपर रिवाइज करना, तब बात बनेगी। हाँ या ना? इस लड़की से मेरी सिर्फ इतनी ही बात हुई थी सुबह की, सर आज हम आ रहे हैं आपसे मिलने। आ जाओ बेटा, बहुत बढ़िया। मैंने इनको कहा था कि सेंड मी योर फोटो, फिर उसके बाद में वो कर ही नहीं पाया, तो इसने हो सकता वो भेजा हो, इसने हो सकता वो ना भेजा हो। इतनी बात मेरी हुई थी। इस लड़की से मेरी और ज्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन जो बातें मैंने बोली थी, आज मेरी बातें देखो पूरी पूरी सही हैं। मेरी बातें कितनी झूठ निकली, जैसे जो बातें मैंने बोली, ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद। जैसे अब ये पेरेंट्स से, मम्मी से, पापा से, बबीता मैम भी बात करेंगे, मैं भी बात करूंगा, आराम से बैठेंगे कि पढ़ाई में क्या किया, क्या नहीं किया, क्या गलत लगा, क्या सही लगा। ऐसे हर एक सक्सेसफुल कैंडिडेट से मिलते हैं, पर्सनल टाइम देते हैं, चाय पानी पियेंगे, तब तक हम बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ या ना? वेरी गुड। तो जब बच्चा कामयाब होता है तो माँ बाप के लिए ताली क्यों बजती है? इसलिए कि उन माँ बाप ने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया। ताली बजाओ इनके लिए जोरदार। बहुत बढ़िया। अपने पेरेंट्स को ये मोमेंट देने के लिए पढ़ना होता हर एक बच्चे को। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत प्राउड फील हो रहा आज, है ना? और अपने पेरेंट्स को ऐसे ही जॉब लग करके जरूर लाना। इस मोमेंट को कैप्चर कर लो अपनी आईज में। नहीं? बहुत बढ़िया। हम लोग ये घड़ी देते हैं नौकरी लगने के बाद कि इस बच्ची ने अपना टाइम बदला। आप भी आइए। बेटी को तो आगे करने में माँ का सबसे बड़ा योगदान होता है। इधर देखिए, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू बेटी। तुम भी आराम से पढ़ना भाई, तुम भी लगना। तुम कुछ बोलना चाहते हो जरूर बोलो बेटा। पापा से और मम्मी से भी बुलवाएंगे कुछ कुछ। ये लो बेटी, ये ऐसे गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम सुधा चौहान है और मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं पुनरी ब्रांच में पढ़ी हूँ। जब मैं +2 में थी, 17.5 साल की, +2 के बाद ही मैंने पुनरी ब्रांच में कोचिंग ली है। अब मैं 19 साल की हूँ। 1.5 साल की कोचिंग में दिल्ली पुलिस में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है एज अ फीमेल कांस्टेबल। मैं आज यहाँ अगर खड़ी हूँ आप सबके सामने तो बहुत सारे रीज़न ऐसे हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, पर सबसे बड़ा रीज़न मेरे मम्मी पापा हैं, जिन्होंने उस टाइम मुझ पर विश्वास किया जब सब लोग मेरे अगेंस्ट थे। तो मैं चाहती हूँ कि पहले मेरे मम्मी पापा कुछ बोल लें।
ऐसे भी बोल सकते हो। सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। तो मैं सिर्फ आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप जिस ट्रेन में बैठे हो ना, एकदम सही ट्रेन पकड़ रखी है आपने। वो शब्द आप भी बोलो, कुछ भी बोल दो। ठीक, अब कैसा महसूस हो रहा है ये तो बता ही दो। हेलो बच्चों। हाँ जी सर, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। सभी बच्चे ऐसे ही कामयाब हो, सभी बच्चे ऐसे कामयाब हो। और इस गुड़िया ने कामयाब होने के लिए इसकी सर्जरी हुई, इसने 10 दिन भी रेस्ट नहीं किया। आप ब्याह शादी में जाते हो बच्चों, इसने वो भी कभी अटेंड नहीं किया, कभी इसने छुट्टी नहीं की। ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद बच्चा 15 दिन रेस्ट करता है, इसने कभी नहीं किया। उसके बाद इसके नेवी के और एयरफोर्स के 2 एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, फिजिकल भी क्लियर हुआ, सिर्फ मेडिकल की वजह से रही है। इसने अपना शरीर नहीं इसने बिल्कुल भी देखा, इसने तुरंत सर्जरी करवाई है 18 साल की उम्र में। भी मेरे को जॉब करनी ही करनी है, मैं अपने आगे रास्ते में किसी चीज़ को नहीं आने दूंगी। तो ऐसा ही बच्चों आप सब ने करना है, कुछ भी अड़ा सा है आपके सामने उसको क्लियर करना है। ऐसे सब चीज़ें बाद में मिल जाएंगी, पर जो ज़िंदगी और क्लियर है ना, वो है ना आपका करियर, वो नहीं मिलेगा कभी भी। मेरी लाइफ का टर्निंग फेज़ जब आया, जब मैं 10th क्लास में थी। फैमिली में कुछ ऐसा हो गया था जिसके बाद मेरी लाइफ ऑलमोस्ट फिनिश ही थी, पर उस टाइम मम्मी पापा ने पूरा विश्वास किया और सबके अगेंस्ट जाकर मुझे सिर्फ आगे नहीं पढ़ाया बल्कि गांव से बाहर पढ़ने भेजा। मैं बहुत खुश हूँ उस टाइम के लिए कि उस टाइम इन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया। और बस उस दिन मैंने सोच लिया था कि जो मेरे साथ हुआ मैं वो कभी किसी और के साथ नहीं होने दूंगी, और किसी भी लड़की के रास्ते में मेरी वजह से कोई रुकावट ना बने। मेरे गांव में क्योंकि हमारा घर गांव से बिल्कुल बाहर है, तो मुझे ज़्यादा कोई जानता नहीं था, पर जब पता चला कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है, पूरे गाँव से सिर्फ मैं ही दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हुई हूँ। जब सबको पता चला कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है, तो सब लोग मुझसे बार बार मिलने आते, पूछते मुझसे, और अपने मतलब मुझे बहुत खुशी होती थी जब वो मुझसे कहते थे कि तुम्हारी वजह से आज हम भी अपनी बेटियों को आगे पढ़ाएंगे। मुझे उस टाइम बहुत खुशी हुई थी। मैंने जो सोच के ये रास्ता चूज़ किया था कि आने वाले किसी भी लड़की जो, क्योंकि बहुत सारे गांव में लोग थे और जो मेरे रिलेटिव्स थे वो बोलते थे, जिनके घर 2-2 3-3 बेटियां थी, बिना मेरे जॉब के वो बोलते थे कि इसकी तरह बनो। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि उन्हें मुझ में ऐसा क्या दिखा कि वो बोलते थे कि इसकी तरह बनो। पर आज जब मैं जॉब में हूँ तो मैं सोचती हूँ कि जिस सोच की वजह से मैंने ये रास्ता चूज़ किया था, आज मैं उसमें कामयाब हो गई। आप सब लोग भी मैं आप सबसे, जैसे आप कहते हैं कि 2 बातें करें, तो वो 2 बातें आप सबसे कहना चाहूँगी। पहला ये कि जो रास्ता आपने चूज़ किया है उसको एंड तक ज़रूर लेकर जाएं। रुकावटें बहुत आती हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, पर कभी रुकना मत। वो आप ही हैं जो जिन्होंने सपने देखे, जो आपकी इच्छाएं हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हैं। कोई उनको ना गिफ्ट में देगा, ना आपको दुकान से ख़रीद कर देगा। वो आप ही पर डिपेंड करता है कि आप अपने लिए लाइफ में क्या चूज़ करते हैं। और दूसरा ये कि कभी खुद को किसी से या किसी को खुद से कभी कंपेयर मत करना, क्योंकि इंग्लिश में जैसे मैम ने पढ़ाया है कि कंपैरिजन हमेशा सिमिलर चीज़ों में होता है। तो कोई भी 2 इंसान यहाँ पर नहीं है जिनकी लाइफ सिमिलर हो, तो इसलिए कभी किसी से कंपेयर मत करना, और जो आपका रास्ता है उस पर आगे बढ़ते जाइए। बस रुकना नहीं है कभी भी किसी को भी, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। और थैंक यू। अगर आप लोग ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो पूरी गारंटी है कि आप लोग ज़रूर सफल होंगे जिस रास्ते पर आप हैं। मैं जब तैयारी करनी शुरू की थी, मैंने उस टाइम मुझे बिल्कुल था कि मेरी जॉब ज़रूर लगेगी। मुझे 1% भी डाउट नहीं था कि मेरी जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि मैं पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत करती थी। मुझ में लगन और ज़िद बहुत ज़्यादा थी। अपनी ज़िद के आगे मैंने अपना शरीर तक नहीं देखा। और मेरा पहला एग्ज़ाम 18 जनवरी 2023 को एयरफोर्स का था, जो कि मेरे जन्मदिन से अगले ही दिन था। तो उसके लिए मैंने तैयारी पूरी अच्छी से की और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। फिज़िकल में मुझे सिर्फ 10 दिन मिले,
उस दिन उस टाइम पे फिज़िकल कैसे करना है मुझे नहीं पता था, पर फिर भी जैसे तैसे करके किया, पर 5-10 सेकंड से मैं रह गई उसमें। फिर उसके बाद फिर उसके बाद नेवी का एग्ज़ाम हुआ, वो मेरा क्लियर हुआ। अग्निवीर जीडी का एग्ज़ाम हुआ, वो भी क्लियर हुआ। और उसके बाद सीआरपीएफ का हुआ, वो नहीं हुआ मेरा क्लियर। फिर मेरे 2 नेवी के एग्ज़ाम क्लियर हैं, 2 एयरफोर्स के और एक आर्मी जीडी का, और सीईटी में भी मेरे बिना 5 मार्क्स के 75 मार्क्स हैं। नेवी का जब मेरा फ़िज़िकल हुआ तो मुझे मतलब मेरा एग्ज़ाम क्लियर भी हुआ, उसके बाद फ़िज़िकल भी क्लियर हुआ, पर जब मेडिकल की बार आई तो उसमें अल्ट्रासाउंड में ये निकल गया कि मेरे गोल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। तो उस टाइम मुझे बहुत झटका लगा कि अब मैं क्या करूं, पर ये था कि रुक नहीं सकती उस टाइम पे, क्योंकि ज़िम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी, लोगों का विश्वास और उम्मीदें बहुत थी मुझसे कि मैं कुछ ज़रूर करूँगी। तो इस वजह से मैंने अपनी दुख तकलीफ़ कुछ भी नहीं देखी और बस उस टाइम तैयारी की कि जितना भी हो सके दवाई लूँ या कुछ भी कि मैं ठीक हो जाऊँ। पर जब दोबारा रीमेडिकल हुआ उसमें भी मुझे फ़ेल कर दिया गया। फिर इतनी दवाइयाँ ली, उस टाइम में जिस दौर से गुजरी वो मैं और मेरे मम्मी पापा ही जानते हैं। बस बहुत बहुत बुरा दौर था उस टाइम। फिर उसके बाद जब दोबारा नेवी का एग्ज़ाम हुआ, मेरा दोबारा क्लियर हुआ, फिर दोबारा फ़िज़िकल भी क्लियर हुआ, फिर मेडिकल में वही प्रॉब्लम आ गई। फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब मुझे इस प्रॉब्लम को दूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद 3 सितंबर को मेरा एक पेपर था, वो देने के बाद 4 सितंबर को मैं और मेरी मम्मी हॉस्पिटल पहुंच गए। फिर वहाँ पे पूरा दिन भूखे थे और बस फिर डॉक्टर्स ने कह दिया कि अगले दिन आना। तो 5 सितंबर को मेरा ऑपरेशन हो गया था। फिर 5 सितंबर के बाद मतलब मेरा घर पे कभी मन नहीं लगता था कि घर पे बंद रह के या ऐसे ही बैठूं। मुझे बाहर की दुनिया, लोग क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में, समाज में क्या चल रहा है, मुझे आदत है कि मैं इन सब के बारे में सोचूं, इन सब के बारे में ध्यान दूं। फिर उसके बाद जैसे तैसे 2 हफ्ते मैंने बड़ी मुश्किल से घर पे निकाले। फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब मैं रेगुलर सेंटर जाऊंगी। तो मेरा भाई मुझे छोड़ने जाता था, मुझे लेने आता था टाइम पे, इसका भी बहुत सपोर्ट रहा मेरी लाइफ में। और फिर 2 हफ्ते बाद मैं सेंटर जाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मेरा एग्ज़ाम हुआ। मेरा फिर आर्मी का फ़िज़िकल था, जो कि पेपर उसका अप्रैल में हुआ था, पर फिज़िकल बहुत लेट नवंबर में था। उसमें क्योंकि मेरे ऑपरेशन को सिर्फ 2 ही महीने हुए थे तो इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, पर फिर भी मैं उसमें सिर्फ 5 सेकंड से रह गई थी। फिर उसके बाद मेरा एग्ज़ाम हुआ एयरफोर्स का, जो मेरा क्लियर था, उसका फ़िज़िकल जनवरी में था। उससे पहले दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो गया था और सीईटी का, तो वो मेरे दोनों पास हो गए। फिर दिल्ली पुलिस में ये था कि जब कट ऑफ जब आंसर की आ गई तो उसके बाद से मैंने तैयारी शुरू कर दी अपनी। फिर फ़िज़िकल की तैयारी के बाद जब उसका दिल्ली पुलिस का मेरा फ़िज़िकल था, वो भी उसी दिन था जिस दिन मेरे इस यात्रा की शुरुआत हुई, 18 जनवरी 2024 को। फिर ये मेरा ज़िंदगी का लास्ट फ़िज़िकल था जिसमें मेरा क्लियर हुआ। 17 से 21 तारीख हमारी दिल्ली में ही लगी। फिर 21 तारीख को जब 19-20 को जब मेरा मेडिकल चल रहा था, तो उस टाइम जो मेडिकल टीम थी वो मतलब ऐसे कर रही थी कि मुझे अनफिट करेंगी दोबारा, क्योंकि उनको पता था कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो वो कह रहे थे मुझसे कि ऑपरेशन को कम से कम 6 महीने होने चाहिए। फिर मैंने उनसे कहा कि मेरे ऑपरेशन को 5 महीने हो चुके हैं। पता नहीं कैसे, पर उन्होंने मुझे फ़िट कर दिया। जब मेरी बारी आई, मैं अपनी लाइन में 5वें नंबर पर थी जब रिज़ल्ट बोल रहे थे उसका मेडिकल का। तो मुझसे पहले जो 4 लड़कियां थी सबको अनफिट कर दिया गया। मेरे मन में था कि 5वां, मेरा तो ऑपरेशन भी हो चुका है, मुझे भी अनफिट करेंगे ज़रूर। फिर उस टाइम मेरी हिम्मत टूट गई, मेरी आंखों से आंसू आ गए बहुत। पर फिर भी ये था मन में कि ना सुनकर अब मैं बहुत थक गई हूँ, पर अगर यहाँ से भी ना सुन ली तो अब मैं रुकूंगी तो नहीं, पर मुझे संभलने में वक्त ज़्यादा लग जाएगा। पर पता नहीं कैसे भगवान ने मेरी मेहनत की कदर रख ली और मुझे फ़िट कर दिया उसमें। इतनी खुशी मुझे अपनी फाइनल लिस्ट में नाम आने की भी नहीं हुई थी जितना कि मेडिकल फ़िट होने पे हुई थी, क्योंकि 2 बार मुझे मेडिकली अनफिट कर दिया गया था। इस वजह से मेडिकल क्लियर हो गया तो मुझे विश्वास था कि अब मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट आया 24 जनवरी को, तो उसमें क्योंकि हम दिल्ली पुलिस के अपडेट्स ले रहे थे, तो उसमें ये था कि अभी री मेडिकल वालों का रिज़ल्ट नहीं आया। तो मुझे लगा शायद हमारा भी नहीं आएगा, पर सेंटर से आके मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लग गई। तो जैसे ही मम्मी आई पास, तो उन्होंने पूछा कि तेरा रोल नंबर क्या है। तो मैंने उनको अपना रोल नंबर बताया, तो उन्होंने कहा कि तेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है। तो जैसे ही मैंने ये सुना, तो मैंने अपनी रज़ाई फेंक दी उसी टाइम
और फिर जब चेक किया फ़ोन तो हमारे सेंटर से एक लड़की, क्योंकि जिन लोगों के साथ मेरा ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, अभी सुन रहे होंगे सभी मुझे, तो कल जाके बताएंगे सर, मैं क्योंकि अभी भी सेंटर जाती हूँ, अभी भी मैंने छोड़ा नहीं है सेंटर, तो वो सब बताएंगे। तो उनमें से एक लड़की ने मुझे PDF भी भेजा और मेरा रिज़ल्ट चेक करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि तेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। मेरी लाइफ में नेगेटिव लोग बहुत कम हैं और जो हैं उन्हें मैं कंसीडर नहीं करती और ना ही उनके बारे में कभी सोचती हूँ। अपनी लाइफ में जितने भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं बहुत पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उनके सपोर्ट के बिना शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, पर सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे मम्मी पापा का है, जिन्होंने मुझ पर हमेशा विश्वास रखा। मैं इनका कर्ज कभी नहीं चुका सकती, पर आज तक मैंने इनके लिए कभी कुछ नहीं किया जिसकी वजह से इनकी खुशी की वजह मैं बन सकूं। पर जब मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आया, ये सुनकर ये शायद लाइफ की इनको सबसे बड़ी खुशी मिली उस दिन मुझे लगा कि मेरा बेटी होना सफल हो गया आज। मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने देश, अपने समाज के बारे में नहीं सोच पाते। तो प्लीज़ आप सब कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर कीजिए कि हम ही यंग जनरेशन ऐसी है जो अपने देश को बदल सकते हैं। और जहाँ सर की गाइडेंस हो, मैम की गाइडेंस हो, वहाँ पर तो ज़रूर इन सबको फॉलो करना चाहिए। तो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे कि आपकी सोसाइटी, आपके आसपास और आपके देश में कुछ ना कुछ सुधार, कुछ ना कुछ विकास ज़रूर हो। थैंक यू सो मच। आप सब ऐसे ही मेहनत करते रहिए। ये मोमेंट्स लाइफ लॉन्ग जो है याद होते हैं और याद रहने चाहिए, नहीं? और इस लड़की की तो जो बातचीत यहाँ की हमेशा याद रहेगी कि पूरी क्लास इमोशनल हो गई। बहुत बढ़िया बेटा, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया। अब जो ब्रांचेस हैं, तो ब्रांचेस में जो ब्रांच जैसा हम बताते हैं वैसा करते हैं, वैसे पढ़ाते हैं, तो वहाँ से फिर सक्सेसफुल रिजल्ट निकलते हैं। कुछ लोग वहाँ पर जो 3-5 करते हैं तो वहाँ से मामला बिगड़ जाता है। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अभी मैं मिलता हूँ आपसे। हैं बबीता मैम से मिले हो? अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक, ये लो, यही बांट दो।